गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि भाई लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, जीसीपी में कितने टाइप के लोड बैलेंसर्स होते हैं। एक से एक छोटी से छोटी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ ऐसी नई चीजें भी बताऊंगा जो शायद मुझे लगता है कि या तो गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में है या फिर यहां पर डिस्कस हो रही है, कहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर में डिस्कस नहीं की जाती। बहुत ही दिलचस्प लेक्चर होने वाला और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आज का लेक्चर आपने पूरा देख लिया तो जीसीपी के लोड बैलेंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में आ जाए, इवन आप खुद लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं लोड बैलेंसर्स के ऊपर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोड बैलेंसर। अब जिन लोग को ये डाउट है कि सर ये लोड बैलेंसर क्या होता है, काफी सारे नॉन टेक्निकल लोग भी होंगे जो मेरी इस सीरीज को देख रहे होंगे, तो गाइस बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे टॉपिक इस वे में डिस्कस करता हूं कि अगर कोई 12th का बच्चा भी इसको करेगा तो वो इजीली समझ पाएगा कि ये लोड बैलेंसर क्या होता है या गूगल क्लाउड क्या होता है, तो कोई मुश्किल आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोड बैलेंसर। तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि लोड बैलेंसर क्या है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, लोड बैलेंसर यानी कि लोड को बैलेंस करना। लोड क्या होता है? आपके ऊपर जो वर्कलोड होता है, जैसे कि आप जब दफ्तर में काम करते हैं, आपको ज्यादा काम दे दिया जाए तो आप कहते हैं कि यार मेरे पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि मेरे ऊपर काम बहुत ज्यादा आ गया है ना। अब आप ऐसा समझें कि आप ही कंपनी में 4 लोग काम कर रहे हैं, सेम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिलिंग काउंटर पे बैठते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और बिलिंग पे बैठते हैं, लेकिन सारे का सारे बिल आप ही काटते हो, बाकी के 3 बंदे खाली बैठ रहे हैं। आपको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, आप कहेंगे यार ये बंदे खाली क्यों बैठे हैं, इनको ये आप उधर चले जाएं। अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट खड़े हैं, कस्टमर खड़े हैं जो बिल आपसे कटवाना चाह रहे हैं, आप कहेंगे भाई आप इधर आ जाएं, इतने लोगों को मैं नहीं कर सकता। वो फिर ये वाला बंदा अगर मना कर दे, ये कहे कि मैं नहीं कर रहा, आप इधर ही खड़े हो जाए, तो आपको भी बुरा लगेगा कि यार सारा काम मैं क्यों कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं कि चारों अगर काउंटर पे बैठे हैं, 4 लोग बिल करने के लिए बिलिंग काउंटर पे बैठे हैं, तो चारों के पास इक्वल कस्टमर जाए। आपको बुरा लगेगा अगर सारे कस्टमर का बिल आप ही काटना शुरू कर दो और सारे आप ही के सर पे खड़े हो जाएं। गाइस कहीं ना कहीं यही एक मुश्किल आती है। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप एक दिन कर भी लेंगे, 2 दिन कर भी लेंगे, तीसरे दिन आप थकान महसूस करेंगे, चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। ये तो कुछ करते नहीं, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, मैं सारी मेहनत कर रहा हूं। ऐसा ही मशीनों के साथ भी है कि मशीनें, अगर मैंने बैक एंड पे यहां पे सर्वर लगा रखे हैं और इन सर्वर के ऊपर मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरी flipkart.com की एप्लीकेशन है, flipkart.com, ये हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो फॉर ऐसा हम मान लेते हैं कि इसके सर्वर चल रहे हैं, लेकिन अब सारी रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ इस सर्वर पे जा रही है। जितनी भी रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल 10,000 रिक्वेस्ट है, 10,000 की 10,000 एक ही सर्वर के पास जा रही है, बाकी सारे सर्वर खाली बैठे हैं। तो ये तो गड़बड़ है, और हो सकता है रिक्वेस्ट तो किसी पे भी रैंडमली चली जाए, क्योंकि आपने कोई ऐसा तरीका नहीं लगा रखा, आपने कोई ऐसा बीच में काम नहीं कर रखा जिससे कि ये मालूम चले कि भाई रिक्वेस्ट जानी किस पे चाहिए। इसी काम को सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी जब आपको कोई ट्रैफिक आगे भेजना है, आपको कोई रिक्वेस्टें आगे भेजनी है, तो आप क्या लगा देते हैं? आप लगा देते हैं इनके आगे लोड बैलेंसर। याद रखिए, आप इनके आगे लगाते हैं लोड बैलेंसर, और आप कहते हैं कि भाई लोड बैलेंसर की जिम्मेदारी है कि सबको बराबर बराबर काम वो बांटेगा। यानी सारी अब ये 10,000 रिक्वेस्ट वहां डायरेक्ट नहीं जाएंगी, पहले ये आएंगी लोड बैलेंसर के पास। अब लोड बैलेंसर देखेगा भाई 10,000 रिक्वेस्ट आई हैं, वो 2,500 इस तरफ भेज देगा, 2,500 यहां भेज देगा, 2,500 यहां भेज देगा, 2,500 यहां, यानी इक्वल कैपेसिटी में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर ये लोड 100% था तो 25% लोड उसने यहां पर भेज दिया, 25% यहां पर भेज दिया, 25% यहां पर भेज दिया और 25% यहां पर भेज दिया। ऐसा करने से सारे सर्वर प्रॉपरली काम करते रहेंगे, किसी एक सर्वर पर बिना वजह काम का लोड नहीं बढ़ेगा। एक अच्छी बात है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम ये मान लें कि लोड बैलेंसर अगर सारा लोड एक ही को भेज देगा, फॉर एग्जांपल यहीं पर सारा 100% लोड भेज देगा, इन पे नहीं भेजेगा, तो क्या होगा? इस सर्वर के सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% हो गई एकदम। कोई इंसान अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करने लगे, कोई मशीन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करने लगे, तो उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि वो मशीन खराब हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड सर्वर डाउन। आपका सर्वर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। कब होता है डाउन? जब उस पर लोड ज्यादा आ जाता है, 100% 90% लोड जब उस पर आ जाता है तो सर्वर क्या करता है? बैठ जाता है। इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा
कोई कहता है कि भाई आज सर्वर डाउन है, आज सर्वर डाउन है, और भी रीजन हो सकते हैं उसके, लेकिन ये भी एक रीजन है। अगर आपने उसको बिना वजह ज्यादा लोड दे दिया, सर्वर ने आपके बैठ जाना है, डाउन हो जाना है। तो अब यहां पर हम चाहते हैं कि भाई नहीं, आप 25-25% ही सबको दें और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी लोड बैलेंसर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहां 4 की जगह 2 लगे हैं तो लोड बैलेंसर उन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 4 की जगह सिर्फ 2 सर्वर लगा दूं तो, और 10,000 रिक्वेस्ट मेरी आ रही है, तो अब वो इन दो में डिवाइड करेगा। 50% लोड यहां पर जाएगा, 50% लोड यहां पर जाएगा। यानी लोड बैलेंसर के पास जितनी भी मशीनें उसके बैक एंड पे लगी है, इसे हम बैक एंड कहते हैं। बैक एंड का मतलब पीछे का हिस्सा जहां पर वो चीजें रखी हैं, और इस तरफ वाले हिस्से को जो लोड बैलेंसर के आगे होता है इसको कहते हैं फ्रंट एंड। तो जो रिक्वेस्ट आती है वो फ्रंट एंड पे आती है। लोड बैलेंसर की अपनी एक पब्लिक आईपी होती है, वो पब्लिक आईपी पे लोग रिक्वेस्ट करेंगे और लोड बैलेंसर के साथ बाकी पीछे मशीनें जुड़ी होती हैं। लोड बैलेंसर अपने आप उन्हें भेजता है रिक्वेस्ट। जो यूजर है, यूजर को डायरेक्ट सर्वर एक्सेसिबल नहीं होता। अगर आपने आगे लोड बैलेंसर लगा दिया तो यूजर हमेशा लोड बैलेंसर की आईपी को पिंग कर रहा होगा, उसको सर्वर की आईपी कभी भी मालूम नहीं चलेगी, क्योंकि सर्वर की आईपी लोड बैलेंसर को मालूम है। बात समझ आ रही है या कोई मसला है? समझ आ रही है? चले, अच्छी बात है। तो यहां पे मैंने भी अभी वैसे भी कुछ इतना मुश्किल अभी मैंने बताया नहीं है, ठीक है। जहां मुश्किल आएगा मैं खुद समझ जाऊंगा, ठीक है। इतना तो तजर्बा है मुझे। चलिए, अच्छी बात है। खैर, तजर्बा मुझे बहुत चीजों का है और जिंदगी ने बहुत चीजों के तजर्बे दिए हैं। तो वो कहते हैं ना कि तुझसे बिछड़ा तो हुआ ये मालूम, तू नहीं तेरे साथ पूरा जहान था, है ना। तो ये बस तजर्बे ही हैं जो जिंदगी में होते हैं। और बस अगर मैं ट्रेनर ना होता तो फिर शायद शायर होता, है ना। पर चले, अच्छी बात है। और एक शायर, मैं तो ये कहता हूं कि आप भी शायर बने, क्योंकि जब एक शायर एक ट्रेनर बनता है तो कैसा बनता है मिसाल आपके सामने है। तो मैं तो कहता हूं कि हर दिल टूटे आशिक को जो है ट्रेनर बन जाना चाहिए, कम से कम लोगों के काम आए, है ना, उनको पढ़ाए। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर हमने लगा दिया। अब मैंने आपको एक बुनियादी बात बताई है लोड बैलेंसर की। अब मैं क्या करूंगा, ऑफिशियली जो जो गूगल ने कहा है, जो जो गूगल ने अपने लोड बैलेंसर्स के बारे में बताया, क्योंकि मैं आपको बता दूं लोड बैलेंसर आपको हर क्लाउड में मिलेगा। लोड बैलेंसर AWS में भी होते हैं, लोड बैलेंसर एज़्योर क्लाउड में भी होते हैं, लोड बैलेंसर GCP में भी है। लेकिन GCP अकेला ऐसा क्लाउड है जिसके पास इतने सारे लोड बैलेंसर्स के टाइप है कि इसको जल्दी से नहीं हमें समझ आ सकते। तो मैं आपके लिए एक ऐसा मास्टर ये कह लें कि वो लेके आया हूं, एक इमेज बना के लाया हूं, पूरा डिजाइन किया है बहुत रिसर्च करने के बाद। कहीं नहीं मिलेगी आपको वो, मेरे इस बोर्ड पे जो मैं सिखाऊंगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता। वो यूनिक होगा क्योंकि वो मैंने खुद डिजाइन किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे लोड बैलेंसर्स के टाइप बता पाऊं। वजह ये है क्योंकि GCP के पास मल्टीपल लोड बैलेंसर्स हैं, बहुत सारे लोड बैलेंसर्स हैं जो शायद ना तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिस्कस किए जाते हैं और ना ही वो समझते हैं कि इतनी सारे डिस्कस करेंगे तो फिर 5-6 घंटे लग जाएंगे हमें, तो वो डिस्कस नहीं करते। बट आई विल ट्राई कि मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूं, फिर चाहे मुझे 1 घंटा लगे या 10 घंटे लगे। मैं चाहता हूं कि आप इस लोड बैलेंसर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। तो GCP ने जितने लोड बैलेंसर बताए हैं सारे डिस्कस करेंगे, उसके पीछे की अंडरलाइंग आर्किटेक्चर क्या है, उसका टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से GCP ने अपने लोड बैलेंसर्स को आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट किया है, उनको बनाने में क्या क्या, किस टाइप का लोड बैलेंसर कब यूज होगा, वो क्या रिकमेंड करता है, सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 अब स्टार्ट करते हैं और मैं कुछ यहां पर आपको लिखकर और फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जरा, अ लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स यूजर ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ योर एप्लीकेशन बाय स्प्रेडिंग द लोड बैलेंसिंग रिड्यूसेस द रिस्क दैट योर एप्लीकेशंस एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस इशू। तो वही बात जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस करी है कि भैया अगर सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा तो वो डाउन हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए अगर सारा काम आपको करना पड़ जाए। तो यही सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए लोड बैलेंसर क्या करता है, वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल इंस्टेंसेस, जितने भी उसके पीछे बैकएंड में लगे हुए हैं इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपके कोई सर्वर है जो आपकी चल रहे हैं बैकएंड पे, उनको इंस्टेंसेस कहा जाता है। तो जितने भी बैकएंड पे मल्टीपल इंस्टेंसेस लगे हुए हैं वो उन पर बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को। तो ये एक लोड बैलेंसर का काम है, ये उसकी डेफिनेशन है, आप ऐसा समझ सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले ले क्योंकि काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि यार नोट्स बनाया करें। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरी सोचे मैं पूरा बोर्ड पे लिखता हूं, पूरा सब कुछ करता हूं, और आप अगर कॉपी में नहीं लिख पा रहे तो फिर मसला है, क्योंकि फिर हम कामयाब नहीं हो सकते जिंदगी में अगर हम इतना भी पेन नहीं ले सकते। ठीक है, तो जिसके हाथ में इस समय कॉपी नहीं है, जिसके हाथ में इस समय कलम नहीं है, बेकार है आपका पढ़ना, यूजलेस। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। चले, अच्छी बात है। क्लाउड लोड बैलेंसर इज बिल्ट ऑन द सेम फ्रंट एंड सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट पावर्स गूगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये इनकी मुझे लगता है अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। देखिए गूगल क्या कहता है, गूगल अपनी हर सर्विस में यही कहता है कि हम वही सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको जो हम आपको दे रहे हैं क्लाउड के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि वही सारे लोड बैलेंसर गूगल खुद भी यूज कर रहा है अपने सर्च इंजन के लिए, अपनी एप्लीकेशंस के लिए, जितने भी गूगल के एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है उन सब के लिए वो कह रहे हैं कि हम भी वही लोड बैलेंसर, वही सारी चीजें यूज कर रहे हैं और हम आपको भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं क्लाउड पे। यानी कोई भेदभाव नहीं है, जो यूज हम कर रहे हैं वही आपको मिल रही है सर्विस। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल की सर्विस आपको दे रहे हैं। बट मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग AWS का भी यही है, जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा है वही वो कस्टमर को दे रहा है। जो Azure के साथ है वो भी यही है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट खुद इस्तेमाल कर रहा है वही वो कस्टमर को दे रहा है। लेकिन यहां इन्होंने इस चीज पे फोकस किया, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इनकी अपनी की ये ऐसा स्पेशली कह के एक फील कराते हैं कि भाई हम आपको वही चीज दे रहे हैं जिसको गूगल खुद इस्तेमाल कर रहा है। तो एक कहने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं, अदरवाइज बाकी सबका भी यही हाल है। It supports 1 million plus queries per second with consistent high performance and low latency। ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ट्रैफिक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 1 मिलियन प्लस क्वेरीज पर सेकंड हैंडल कर सकता है। इतने पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। ट्रैफिक एंटर क्लाउड लोड बैलेंसिंग थ्रू 80 प्लस डिस्टिंक्ट ग्लोबल लोड बैलेंसिंग लोकेशंस। इनके पास पूरी दुनिया में 80 प्लस लोड बैलेंसिंग लोकेशंस अवेलेबल है जहां से आपका ट्रैफिक जा सकता है, जो भी नियरेस्ट है। बात समझें कि ये 80 प्लस डिस्टिंक्ट ग्लोबल लोड बैलेंसिंग लोकेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपका एक सर्वर चल रहा है, आपके सपोज 4 सर्वर चल रहे हैं पूरी दुनिया में, एक अमेरिका में, एक यूरोप में, एक एशिया में, एक साउथ अफ्रीका में, 4 जगह आपके चल रहे हैं। तो अब ये कहते हैं कि भाई उसके लिए भी मेरे पास 80 रास्ते हैं, जो भी नियरेस्ट होगा, जहां से भी रिक्वेस्ट जल्दी पहुंच सकती होगी वहां से मैं भेजूंगा। मेरे पास सब पूरी दुनिया में मैंने इस तरीके से नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है कि 80 प्लस मेरे पास लोड बैलेंसिंग की लोकेशंस है, जो भी नियरेस्ट होगी वहां से आपके ट्रैफिक को राउट कर दिया जाएगा ताकि आपकी रिक्वेस्ट आपके सर्वर तक जल्दी पहुंचे और यूजर को उसका रेस्पॉन्स भी जल्दी मिले। तो ये इन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि उसके लिए यहां पर प्रीमियम और स्टैंडर्ड 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन इन्होंने दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबको ये देते हैं, बात कहने की और है, हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। तो यहाँ पे इन्होंने कह तो दिया, लेकिन ये प्रीमियम सर्विस में आता है जो कि महंगी होती है। वहां पर आपको फिर वो इनका प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिसके थ्रू आप जल्दी पहुंच सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड होता है, उसमें फिर वो नॉर्मल ISP के थ्रू ही आपकी रिक्वेस्ट जाती है, वो एक नॉर्मल तरीके से जाती है। मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन गूगल्स फास्ट प्राइवेट नेटवर्क बैकबोन। ये कहते हैं कि इससे जो गूगल का प्राइवेट बैकबोन है, प्राइवेट नेटवर्क बैकबोन, NW का मतलब होता है नेटवर्क। जो लोग डर गए हो कि ये भूपिंदर सर ने क्या लिख दिया, तो शॉर्ट फॉर्म में N-W को ना नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो फास्ट प्राइवेट नेटवर्क बैकबोन, इसका मतलब है कि ये गूगल का अपना जो बैकबोन है, बैकबोन का मतलब जिससे गूगल बना है, गूगल का पूरा नेटवर्क बना है, उसको बैकबोन कहते हैं। अब गूगल आपको ये जो लोड बैलेंसर है गूगल के, इसके क्या क्या फायदे हैं। अगेन फिर वही बात, सिंगल एनीकास्ट IP एड्रेस, यार ये कोई फायदा नहीं है, ये हर क्लाउड में होता है, पर चले इन्होंने फीचर्स में ये बात कही है तो हमने भी यहाँ पे लिख दी। बाकी मेरे ख्याल से ये हर क्लाउड में एक IP एड्रेस आपको लोड बैलेंसर का मिलता है, तो ये कोई नया कुछ नहीं कर रहे, बट ठीक है इन्होंने इसको अपनी अलग ही चल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर ये कहते हैं, अच्छा लेकिन ये आपके लिए जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए समझना जरूरी होगा कि सिंगल एनीकास्ट IP एड्रेस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल IP एड्रेस बैक एंड पे हो सकता है आपके 4 सर्वर चल रहे हो, हर सर्वर की एक अलग अलग IP एड्रेस है, उन 4 IP एड्रेस की अब जरूरत नहीं है। लोड बैलेंसर को एक IP मिलेगी, उसके थ्रू ही सारे यूजर लोड बैलेंसर तक आएंगे, और पीछे जो 4 सर्वर चल रहे हैं जिनकी अलग अलग पब्लिक IP हो सकती है, प्राइवेट IP हो सकती है, उनके साथ
लोड बैलेंसर डील करेगा। आपको इससे मतलब नहीं कि मेरी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी या उस पे जाएगी या उस पे जाएगी, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो लोड बैलेंसर ने डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। आप वेब सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट को भेजेगा, आप एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजेगा। वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक किस तरीके का आ रहा है। लोड बैलेंसर के पास उतना दिमाग होता है, नो नीड टू वरी। तो ये कहते हैं कि सारी चीजों को हम एक सिंगल आईपी से वो कर देते हैं, जो लोड बैलेंसर को मिलती है सारी रिक्वेस्ट उस सिंगल आईपी पे आती है। तो ये इनका एक बार कहना है। फिर ये कहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, जो लोड बैलेंसर है, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसर है, यानी कि SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जिसे आप कहते हैं। ये यहां पे एंड्रोमेडा का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो मैं बताऊंगा 4 तरीके हैं इनके पास। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसिंग, ये कहते हैं कि हमारे पास कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लोड बैलेंसर का बैक एंड पे हमारे डेटा सेंटर्स में जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे हो। हमने पूरी लोड बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर डिफाइन की हुई है ताकि कंजेशन की प्रॉब्लम ना आए, ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि एक फिजिकल डिवाइसेस अगर बैक एंड पे होते तो हो सकता है कि वो किसी एक सर्विस के साथ कंपैटिबल है, दूसरे के साथ नहीं है। यहां ऐसी कोई कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है, कोई हाई अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, कोई वेंडर लॉक इन का इशू नहीं है। वेंडर लॉक इन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा जो ये लोड बैलेंसर है ये फलाना कंपनी के सर्वर के साथ नहीं चलेगा, ये सिस्को के साथ कंपैटिबल नहीं है, ये AWS के साथ कंपैटिबल नहीं है, या ये किसी और के साथ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डिफाइन है। ये कोई फिजिकल हार्डवेयर बैकएंड पे नहीं लगा रखा उन्होंने। वो कहते हैं हमारी लोड बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर डिफाइन है, सॉफ्टवेयर के थ्रू चलती है, इसीलिए वो हर चीज के साथ कंपैटिबल है। तो ये एक अच्छा फीचर है। सीमलेस ऑटो स्केलिंग, ये ऑटो स्केलिंग फीचर भी यहाँ पे आपको लोड बैलेंसर के साथ आप इनेबल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि आप लोड बैलेंसर को अगर ये फील होता है कि भाई मेरे जो 4 सर्वर हैं ये चारों पे लोड 80% हो गया है और मुझे नए सर्वर की अब जरूरत है, तो आप वहां पे ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं। लोड बैलेंसर के बाद ये पूरा टॉपिक आएगा, तब मैं बताऊंगा ऑटो स्केलिंग क्या होती है। फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट में इतना बता देता हूं। ऑटो स्केलिंग का मतलब है जब आपको ज्यादा सर्वर की जरूरत है, क्लाउड आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा सर्वर प्रोवाइड करा देगा। जब वो आपके सर्वर को रिक्वेस्ट आपको कम जरूरत है तो वो उन बाकी के फालतू सर्वर्स को डिलीट कर देगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक कंपनी में अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है, कोई अच्छा सीजन चल रहा है दिवाली का, दशहरे का, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम शोरूम में जो है भीड़ बढ़ जाती है। तो ऐसे में 4, 5, 6 सेल्समैन को फालतू रख लिया जाता है 2-3 महीने के लिए, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है शोरूम के अंदर। लेकिन जैसे ही रश खत्म होता है, त्योहार खत्म होते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई अब आप चले जाएं, 2 महीने के लिए हमने आपको रखा था, आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब जब लोड ज्यादा है आपने ज्यादा लोगों को रख लिया, लोड कम है आपने बाकी फालतू लोगों को हटा दिया। ऐसे यहां पर भी होता है, उस चीज को कहते हैं ऑटो स्केलिंग। जब आपको रिक्वायरमेंट है आपके ज्यादा सर्वर ऐड होंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है कम हो जाएंगे, और ये अपने आप होता है। इसीलिए ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो यहां पे ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है, यानी कि अपने आप हो जाती है। और नो प्री वार्मिंग, यानी कि विद इन सेकंड्स आपका जो है सारे सर्वर, जो भी जितने भी नए सर्वर चाहिए वो अपनी फुल पावर के साथ चलने लगते हैं। यहां पर कोई प्री वार्मिंग टाइम नहीं चाहिए होता, यानी ऐसा नहीं है कि सर्वर बनने के बाद थोड़े टाइम तक वार्म अप टाइम होगा, जितने में वो रेडी होंगे, ये होंगे वो होंगे, विद इन सेकंड्स ये पूरे आपके फुल उस परफॉर्मेंस के साथ चलने लगते हैं। लेयर 4 एंड लेयर 7 लोड बैलेंसर, ये कहते हैं भाई हमारे पास 2 तरह के लोड बैलेंसर हैं, और इन्हीं के पास नहीं, AWS के पास भी और Azure के पास भी, सबके पास 2 ही तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, लेयर 4 होता है या लेयर 7 होता है। लेयर 4 में कौन से लोड बैलेंसर आते हैं, जहां पे आपने प्रोटोकॉल वाले लोड बैलेंसर लगाने, जैसे कि TCP लोड बैलेंसर हो गया, UDP लोड बैलेंसर हो गया, ICMP लोड बैलेंसर हो गया, ICMP वर्जन 6 लोड बैलेंसर हो गया। तो इस तरह के जो लोड बैलेंसर है वो लेयर 4 लोड बैलेंसर कहलाते हैं। लेयर 7 एप्लीकेशन के लिए होता है। लेयर 4 लेयर 7 का क्या मतलब है, जिनको भी कंफ्यूजन है मेरा OSI का वीडियो देख लीजिएगा, CCNA के अंदर OSI मॉडल, व्हाट इज OSI मॉडल, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो OSI की लेयर को यहां पे डिस्कस किया जा रहा है। OSI मॉडल की जो चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसे लेयर 4 कहते हैं। OSI मॉडल की जो लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर, उसे लेयर 7 कहते हैं। तो ये 2 लेयर होती है। लोड बैलेंसर इन 2 लेयर के हिसाब से बनते हैं। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेगा उसे लेयर 4 कहते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेगा, यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सा चलता है, HTTP चलता है, HTTPS चलता है, तो
ये जो प्रोटोकॉल होगा HTTP या HTTPS, अगर कोई लोड बैलेंसर इसके ऊपर काम करके चल रहा है, उसकी रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू आ रही है 80 नंबर पोर्ट पे, या उसकी रिक्वेस्ट HTTPS पे आ रही है 443 नंबर पोर्ट पे, तो उस केस में वो कैसा लोड बैलेंसर कहलाएगा? लेयर 7 लोड बैलेंसर कहलाएगा। उसके बाद ये कहते हैं भाई हमारे पास दो तरह के लोड बैलेंसर है। अगर ट्रैफिक इंटरनेट से आ रहा है तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर इस्तेमाल करें। अगर आपको इंटरनल लोड बैलेंसर चाहिए, यानी कि अपनी गूगल के अंदर, अपने VPC के अंदर आपने लोड बैलेंस कर रहे हैं इंटरनली, इंटरनेट पे नहीं जाना आपने, आपके खुद के 10-12 सर्वर है इंटरनली और आप उनमें आपस में लोड बैलेंस करना चाहते हैं अपने VPC के अंदर, तो आप इंटरनल लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते हैं हमारे पास दो तरह के लोड बैलेंसर हैं और ये इन्हीं के पास नहीं होते, सारे क्लाउड के पास होते हैं। फिर मैं वही बात कह रहा हूं, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। ग्लोबल एंड रीजनल लोड बैलेंसर, अब ये कहते हैं अब हमारे पास ये भी लोड बैलेंसर, ये नया है, ये नया है। ग्लोबल लोड बैलेंसर कुछ इंटरेस्टिंग है, ये हालांकि Azure में भी है, AWS में भी है, लेकिन लोड बैलेंसर में नहीं है। फिर वहां पे अलग सर्विसेज है जो जिसके थ्रू ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन यहां ये कहते हैं नहीं, मेरे पास है, मेरे पास ग्लोबल लोड बैलेंसर अवेलेबल है। ये एक दिलचस्प चीज है जो नई है इनके पास, ठीक है। तो ये लिखते रहना जो जो नई नई चीजें हैं, तो ये नई चीज है कि ग्लोबल लोड बैलेंसर इसके पास है। अब ग्लोबल लोड बैलेंसर का मतलब क्या है? जैसा कि नाम ही ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया। तो अगर एक सर्वर मेरा अमेरिका में चल रहा है, एक एशिया में चल रहा है, तो ये कहते हैं मेरे पास ऐसा लोड बैलेंसर अवेलेबल है जो अमेरिका और एशिया दोनों सर्वर को बैलेंस कर सकता है, दोनों पे लोड बैलेंस कर सकता है। अमेरिका, अगर किसी बंदे को कोई अमेरिका से रिक्वेस्ट आ रही है मेरी वेबसाइट के लिए, तो वो उस रिक्वेस्ट को अमेरिका की तरफ भेज देगा। कोई रिक्वेस्ट इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, नेपाल से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, उसको एशिया वाले सर्वर की तरफ भेज देगा। कहता है मेरे पास ऐसे लोड बैलेंसर अवेलेबल है, उसे कहते हैं ग्लोबल। रीजनल का मतलब है एक रीजन के अंदर, या हमारे पास रीजन कौन से होते हैं, जैसे यूएस ईस्ट 1 है, ताइवान रीजन है, तो ये कहते हैं अगर आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर है, एशिया ईस्ट 1, तो एशिया ईस्ट 1 क्या है? ताइवान है। तो एशिया ईस्ट 1 के अंदर ही आपने एक VPC बना रखा है, उस VPC के अंदर आपने सबनेट बना रखे हैं, उन सबनेट के अंदर आपके सर्वर चल रहे हैं और उसके लिए आपको लोड बैलेंसर लगाना है, यानी सारा काम एक ही रीजन के अंदर होना है। तो ये कहते हैं आप रीजनल लोड बैलेंसर भी ले सकते हैं, ये मेरे पास अवेलेबल है। जोनल लोड बैलेंसर नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो ग्लोबल होती है या रीजनल होती है। ग्लोबल बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल होता है, ये भी याद रखिएगा। ग्लोबल में इंटरनल लोड बैलेंसर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेरा जो है सर्वर अमेरिका में चल रहा है और एक मेरा एशिया में चल रहा है और मैं कहूं कि ये मेरा इंटरनल लोड बैलेंसर आप लगा दें इन दोनों के बीच में। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी वो दो अलग अलग रीजन है, तो इंटरनल वाली बात ही खत्म हो गई, है ना। इनेबल क्लाउड CDN फॉर HTTPS, ये कहते हैं अगर आप लोड बैलेंसर को लगाने के बावजूद आप चाहते हैं कि रिस्पांस और फास्ट हो जाए, लोगों को लेटेंसी जो है इंप्रूव हो जाए, तो इन सारी चीजों के लिए वो कहते हैं CDN का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CDN क्या होता है इसकी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं, जिससे कि इनके अपने जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होती है, एज लोकेशन होती है, वहां पर इनकी स्टोरेज रखी होती है, वहां से वो डेटा को फैच करके फटाफट से आपको देता है, उसे CDN कहते हैं, जहां से आपको जल्दी रिस्पांस आता है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें डील करती हैं। तो लोड बैलेंसिंग टू ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन डिलीवरी फॉर योर यूजर विद अ सिंगल चेकबॉक्स, तो ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब जल्दी रिस्पांस देता है। लास्ट में एक और पॉइंट यहां पर ऐड किया है मैंने, मैनेज SSL सर्टिफिकेशन एंड डिक्रिप्शन। आप यहां पर SSL सर्टिफिकेशन अपनी भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास खुद का SSL सर्टिफिकेट है, गूगल से भी ले सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन कर पाएंगे। तो इसको डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं, तो बुनियादी टॉपिक थे जो डिस्कस किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाला हूं कि लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं। ये जो ग्लोबल, रीजनल और ये एक्सटर्नल, इंटरनल अभी आपको दिख रहा है ना, ये अभी देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये अगर ना ढंग से समझाया गया ना तो फिर खिचड़ी बन जानी है दिमाग में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 20 से 25 मिनट में क्लियर कर दूं कि भाई GCP के लोड बैलेंसर को आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है। बस मुझे 2-4 मिनट दे, 2-4 मिनट तो नहीं 30-40 मिनट तो दे दें कम से कम, है ना। ये लेक्चर लंबा हो सकता है, तो इत्मीनान से देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा। पहली बार में नहीं उतना क्लियर होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस लेक्चर को अगर आपने मेरे कहने से दूसरी बार देखा तो मेरा वादा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा चीजें समझ आ रही होंगी, थोड़ी नहीं आ रही होंगी, दोबारा जरूर देखिएगा मेरे इस लेक्चर को, ये मेरी सजेशन है, ठीक है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा मुझे अपने व्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है। मैं वैसे ही बहुत अंडररेटेड यूट्यूबर हूं, आप जानते हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं अपने कोई व्यूज बढ़ाने का
लालच नहीं है। अगर मुझे यही करना होता तो शायद मैं अपने चैनल पे बहुत कुछ करता, तरह तरह के शॉर्ट्स भी बनाता या ऐसे ऐसे वीडियो बनाता। ये देखो मेरे इस सब्सक्राइबर की 20 लाख की नौकरी लग गई, इसकी 40 लाख की नौकरी लग गई और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता। मेरा ये काम नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऊपर वाले की दुआ से जो आज 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के पैकेजेस हासिल कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्रूफ है, उसके हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रूफ है। उन्होंने बता रखा है कि मेरी ये वीडियो देखकर आपकी मेरी जॉब लगी है। बट मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस है आप सबको मजबूत करना। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, उनकी मोहब्बत मेरे साथ है। मुझे उसके लिए कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये YouTube पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मैं वो सारे काम करूं। तो मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं इसीलिए कोई फालतू वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर नहीं लेकर आता। चाहूं तो मैं भी ऐसे कॉमन वीडियो बना सकता हूं जिसको हर कोई देखकर कि जॉब कैसे मिलेगी, जॉब के लिए क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन करें, ये करें। लोग बहुत तरह के वीडियो डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जेन्युइन कंटेंट देना, ईमानदारी के साथ कंटेंट देना, ये थोड़ा मुश्किल है। मैं चाहता तो मैं भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने वो काम नहीं करना। चलिए अच्छी बात है। फिर मैंने फिर वही बात कहनी है यार, देखे हम जो भी हो सकते हैं पर एक अच्छा बिजनेसमैन तो मैं कभी नहीं हो सकता, है ना। तो मैं एक अच्छा ट्रेनर हो सकता हूँ, एक अच्छा शायर हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता, बट एक अच्छा बिजनेसमैन ना मुझे बनना है और ना मेरी कोई ख्वाहिश है, ठीक है। तो मैं कोई एजुकेशन के अंदर बिजनेस को नहीं लेके आना चाहता। और फिर मैं एक शायर का एक शेर भी मुझे याद आ रहा है। चले उसके बाद, इससे पहले कि आपके लिए बहुत हौच पौच हो जाए, एक गजल मैं आज आपको अभी सुना देता हूँ। बड़े फेमस शायर है हिंदुस्तान के, ताहिर फराज। उन्होंने गजल कही थी कहीं कि जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो हमारा था हमारा ना हुआ, हम किसी और से मंसूब हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा ना हुआ। चलिए अच्छी बात है, ख्याल रखें। लेकिन अभी अलविदा नहीं कहना मैंने, चले आगे चले, बहुत हो गया है शेरो शायरी सुन सुन के, बस वाह 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 कर रहे होगे अभी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं कि लोड बैलेंसर को किन किन बेसिस पर सेलेक्ट किया जा सकता है। यहां पर मैंने लोड बैलेंसर के टाइप्स नहीं लिखे हैं, बल्कि वो सिचुएशंस लिखी हैं, वो एस्पेक्ट्स लिखे हैं जिनके बेसिस पर हमें एक लोड बैलेंसर सेलेक्ट करना होगा। यानी कि क्या सिचुएशन या किन हालातों में कौन सा लोड बैलेंसर लेना है, उसके हिसाब से आप अपना लोड बैलेंसर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहां पर पहला जो लिखा है मैंने, वो लिखा है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लोड बैलेंसर। एलबी का मतलब होता है लोड बैलेंसर। तो यहां पर अब सवाल यह है कि आप किस तरीके का लोड बैलेंसर चाहते हैं। क्या आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट से आने वाला है, यानी कि ये मेरा इंटरनेट है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। ये मेरा इंटरनेट है और यहां से जो रिक्वेस्ट है इंटरनेट से, यहां से सारी रिक्वेस्टें आ रही है मेरे गूगल क्लाउड के ऊपर, ये मेरा जीसीपी का क्लाउड है। और यहां पर मेरी रिक्वेस्ट आ रही है लोड बैलेंसर के पास, यहां मेरा लोड बैलेंसर लगा होगा और लोड बैलेंसर के बैक एंड में मेरे सर्वर लगे होंगे। तो यहां पे जो ट्रैफिक अगर इंटरनेट से आ रहा है तो आपको किस तरीके का लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको एक्सटर्नल लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा अगर आपकी एप्लीकेशन या आपके सर्वर पे जो ट्रैफिक आने वाला है वो बाहर से आने वाला है, वो इंटरनेट से आने वाला है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं अगर आप एग्जांपल चाहते हैं तो मैं कहता हूं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्योंकि हम सभी फ्लिपकार्ट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, चाहे फिर अपने मोबाइल से एक्सेस करें, चाहे हम अपने लैपटॉप से एक्सेस करें, हम इंटरनेट के थ्रू उनके सर्वर तक जा रहे हैं, यानी जो रिक्वेस्टें हैं वो इंटरनेट से आ रही हैं। तो ऐसे केस में आप किस तरह का लोड बैलेंसर प्रेफर करेंगे, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आप प्रेफर करेंगे। दूसरी तरफ अगर आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट से नहीं आने वाला बल्कि इंटरनली आपके जीसीपी के अंदर आपका जो ट्रैफिक है आप चाहते हैं कि भाई वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट रहे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर और कोई सर्विस चल रही है, मेरे यहां पर और भी सर्वर लगे हुए हैं और वो सर्वर जो है मेरे S1 S2 S3 फॉर एग्जांपल ये मेरे सर्वर है, किसी भी चीज के सर्वर हो सकते हैं और इन सर्वर को एक्सेस करना है डेटाबेस। ये मेरे डेटाबेस सर्वर है, ये मेरे फॉर एग्जांपल इंटरनली मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा हूं या कुछ भी चला रहा हूं उसके सर्वर है और ये मेरे डेटाबेस सर्वर है। तो
डेटाबेस सभी को एक्सेस करना होगा, सारी मशीनों को एक्सेस करना होगा और इंटरनली एक्सेस करना है, क्योंकि डेटाबेस सर्वर भी क्लाउड में है और मेरे ये नॉर्मल सर्वर एप्लीकेशन वाले भी क्लाउड में है। तो एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है तो इसके लिए इन्हें इंटरनेट पे जाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सर्वर भी क्लाउड में चल रहे हैं जीसीपी के अंदर और डेटाबेस भी क्लाउड में रखे हैं। तो पर मैं ये चाहता हूं कि जब ये सर्वरों की रिक्वेस्ट आए, हो सकता है ये तीनों सर्वर बहुत सारी रिक्वेस्टें करने लगे डेटाबेस को, हर सेकंड में कई सारी रिक्वेस्टें इन सर्वर से आए, तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि इंटरनली भी एक लोड बैलेंसर लगा हुआ हो, ताकि जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मेरे इन डेटाबेस सर्वर के पास, क्योंकि डेटाबेस सर्वर में जो भी चीजें पड़ी हैं वो रिक्वेस्टें इक्वली सब पे चली जाए। ये सेम डेटाबेस सर्वर है, ऐसा मान लेते हैं कि सेम कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वो इक्वल जगह से वो अपना ले लें। फॉर एग्जांपल एक सर्वर बिजी है तो रिक्वेस्ट दूसरे के पास चली जाए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे लोड बैलेंसर। तो यहां पर इंटरनेट नहीं है पूरे सिनेरियो में, तो अगर आपके केस में इंटरनेट नहीं है, आप अपने इंटरनली गूगल क्लाउड के अंदर लोड बैलेंस करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक इंटरनल लोड बैलेंसर। एक ये सिचुएशन हो सकती है। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मैं आपको दूसरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरी सिचुएशन हो सकती है ग्लोबल वर्सेस रीजनल। ये भी एक सिचुएशन बन सकती है। ग्लोबल वर्सेस रीजनल का मतलब क्या है? अब ये भी हो सकता है कि आपका जो एक सर्वर है वो आपका चल रहा है यूएस के अंदर, यूएस ईस्ट 1, और दूसरा सर्वर जो है वो आपका चल रहा है एशिया ईस्ट 1, एशिया ईस्ट 1 में। अलग अलग रीजन्स में चल रहा है, दोनों अलग है। तो ऐसे में आप ऐसा लोड बैलेंसर नहीं ले सकते जो सिर्फ जो है यूएस वाले को काम कर सके। रीजनल लोड बैलेंसर काम नहीं आएगा, क्योंकि रीजनल तो सिर्फ एक रीजन में लगा सकते हैं, या तो यूएस में लगा पाएंगे या आप एशिया में लगा पाएंगे, या फिर आपको अलग अलग दो लोड बैलेंसर लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक लोड बैलेंसर है जिसे हमने ग्लोबल कहा है, ग्लोबल लोड बैलेंसर। ये एक ऐसा लोड बैलेंसर है जो अलग अलग रीजन्स को भी लोड को बैलेंस कर सकता है। अब रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट से, और इंटरनेट से रिक्वेस्ट आई फॉर एग्जांपल कुवैत से, तो अगर कुवैत से रिक्वेस्ट आएगी तो ऑफ कोर्स कुवैत के नियरेस्ट जो है वो एशिया ईस्ट 1 पड़ेगा। तो यहां पर जब रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर देखेगा कि कौन सी आईपी से रिक्वेस्ट कहां से आई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो उस रिक्वेस्ट को एशिया पे भेज देगा। अब कोई रिक्वेस्ट आएगी फॉर एग्जांपल यहां पे कनाडा से, तो कनाडा की जो रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल लोड बैलेंसर के पास, वो देखेगा यार इसको अमेरिका वाले के पास भेजते हैं क्योंकि वो इसके नियरेस्ट पड़ेगा। तो ग्लोबल लोड बैलेंसर इस बेस पे डिसाइड करेगा कि भाई कौन से रीजन से कहां से वो रिक्वेस्ट आ रही है और उसके बेस पे वो भेजेगा। लेकिन अगर ये बिजी है तो फिर वो यहां भी भेज सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसने यहीं भेजना है, बट आप उस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट हमेशा यहीं जाए, किस रीजन की कहां जाएगी, ये सारी चीजें आप मैन्युअली कर सकते हैं वहां पे सेट। तो इसे कहते हैं ग्लोबल लोड बैलेंसर, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग रीजन में आपके सर्वर चल रहे हैं और उनको आप एक सिंगल लोड बैलेंसर के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, एक सिंगल आईपी के थ्रू, क्योंकि इस लोड बैलेंसर के पास एक आईपी होगी एनीकास्ट आईपी, तो वो जो पब्लिक आईपी एनीकास्ट आईपी होगी उस पर ही सबकी रिक्वेस्ट आएगी पूरी दुनिया के लोगों की, पर वो अपने आप अपना डिसीजन लेगा कि मेरे को ये एशिया में भेजनी है या अमेरिका में भेजनी है। इसे कहेंगे ग्लोबल लोड बैलेंसर। दूसरी तरफ रीजनल क्या है? रीजनल जैसा जस्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया मैंने, रीजनल में ऐसा नहीं होगा। रीजनल में किसी एक रीजन के सर्वर्स को वो हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका ये यूएस है, यूएस ईस्ट 1, और यूएस ईस्ट 1 के अंदर आपके पास मल्टीपल सर्वर लगे हुए हैं। तो इंटरनली आप इस रीजन के अंदर आप अपना एक रीजनल लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट अब भी इंटरनेट से आएगी, लेकिन एक रीजन में ही सारी चीजें होंगी, दूसरा रीजन नहीं होना चाहिए। एक ही रीजन के अंदर अगर आपका सारा काम चल रहा है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी में चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये अलग वीपीसी के अंदर हो, उस रीजन के अंदर, ये अलग वीपीसी में हो, ये अलग वीपीसी में हो, दैट इज पॉसिबल, लेकिन रीजन सेम होना चाहिए। अगर यूएस ईस्ट 1 है तो यूएस ईस्ट 1 ही होना चाहिए, तो लोड बैलेंसर उसको बैलेंस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे रीजनल लोड बैलेंसर। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपको एक रीजन में चाहिए आप रीजनल लेकर चले जाएं, अगर आपको मल्टीपल रीजन्स को और सर्वर्स को बैलेंस कराना है सिंगल एनीकास्ट आईपी के थ्रू, आप ग्लोबल सिलेक्ट कर लें। तो दो सिचुएशन डिस्कस कर ली मैंने आपके साथ। तीसरी क्या हो सकती है? प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड।
ये कहते हैं भाई देखें हमारे पास दो तरीके की सर्विस है, एक प्रीमियम है एक स्टैंडर्ड है। प्रीमियम में हम अपना बैकबोन नेटवर्क जो गूगल का खुद का है वो इस्तेमाल करेंगे और आपको जल्दी पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड में हम आराम से जाएंगे। देखिए भारतीय डाक के अंदर दो तरह की पोस्ट होती है, एक साधारण पोस्ट होती है, एक स्पीड पोस्ट होती है। स्पीड पोस्ट में आपकी चिट्ठी 3 दिन में पहुंचती है, साधारण में 7 दिन में। काम दोनों जगह होता है, टाइम का फर्क होता है, इसी को लेटेंसी कहते हैं। जो काम जल्दी होता है उसे लो लेटेंसी कहते हैं, जो चिट्ठी देर से पहुंचती है उसे हाई लेटेंसी कहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हमेशा लो लेटेंसी चाहते हैं। तो लो लेटेंसी कहां मिलेगी? प्रीमियम के अंदर मिलेगी। प्रीमियम में जल्दी से क्विकली गूगल अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपको पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेंगे तो स्टैंडर्ड में वो नॉर्मल आईएसपी नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हीं के नॉर्मल नेटवर्क के थ्रू आपके रिक्वेस्ट को आगे भेजेगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, आप कहेंगे सर फिर तो हमें प्रीमियम ही लेना चाहिए, स्टैंडर्ड कोई क्यों लेगा? अरे भाई पैसे भी तो उसी हिसाब से, स्पीड पोस्ट महंगी होती है, साधारण पोस्ट सस्ती होती है। समझ में आ रही है बात? तो आपके लिए अगर कॉस्ट एक कंस्ट्रेंट है और आपको लगता है कि बजट थोड़ा कम है, हमारा कम है और कस्टमर को थोड़ा लेट भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, सेकंडों में ना मिले, मिली सेकंड में ना मिले, सेकंडों के डिले के बाद मिल जाए। क्योंकि मैं स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है कि घंटों बाद पहुंचेगा मैसेज, नहीं, थोड़ा सा सेकंड्स का फर्क होगा, बस 1 सेकंड 2 सेकंड, ये भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। यहां पे मिली सेकंड्स का डिले आएगा, यहां पर 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम का रहेगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं स्टैंडर्ड के साथ जा सकता हूं, मेरे लिए 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे कस्टमर्स पे, गो विद स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सस्ता है। प्रीमियम तब जाइएगा जब आपको लो लेटेंसी चाहिए, आपको बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को देना है, गो विद प्रीमियम, यहां पर आपको महंगा मिलेगा। एक चीज और बता दूं, बाय डिफॉल्ट अगर आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे लोड बैलेंसर बनाते हुए, तो बाय डिफॉल्ट गूगल प्रीमियम ही लेता है। ये भी मैं आपको बता दूं, एग्जाम का सवाल है, इंटरव्यू का सवाल है। फिर आती है जी प्रॉक्सी एंड पास थ्रू की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। प्रॉक्सी क्या है, पास थ्रू क्या है, इसको समझे जरा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए प्रॉक्सी का मतलब यह है कि इंटरनेट से मेरी रिक्वेस्ट आई, इंटरनेट से मेरी रिक्वेस्ट आई, यहां पे मेरा ये गूगल क्लाउड है और इस जीसीपी के अंदर यहां पे मैं इस वीपीसी में हूं, ये मेरा एक वीपीसी है और इस वीपीसी में यहां मेरा लोड बैलेंसर लगा हुआ है, सॉरी इसके बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा लोड बैलेंसर लगा हुआ है और लोड बैलेंसर जो है यहाँ पे उसके बैक एंड में ये सर्वर लगे हुए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। अब लोड बैलेंसर अगर मेरा है प्रॉक्सी वाला, प्रॉक्सी लोड बैलेंसर है, टीसीपी प्रॉक्सी हो सकता है, टीसीपी प्रॉक्सी लोड बैलेंसर अगर मेरा है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर अगर आप प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉक्सी के अंदर एसएसएल ऑफलोडिंग होती है, याद रखिएगा, एसएसएल ऑफलोडिंग, ठीक है। यहां पर एसएसएल ऑफलोडिंग सॉरी नहीं होती है, विदाउट एसएसएल ऑफलोडिंग, यहां पर आप लिखते हैं विदाउट, ठीक है, एसएसएल विदाउट ऑफलोडिंग, ठीक है, विदाउट एसएसएल ऑफलोडिंग प्रॉक्सी में ये काम होता है। अब ये क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। देखिए मेरे पास जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि मैं प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं सिक्योर कम्युनिकेशन कर रहा हूं, क्योंकि एसएसएल जहां पर भी बात आएगी इसका मतलब है कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एनक्रिप्टेड आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, एनक्रिप्टेड आ रही है। एनक्रिप्टेड का मतलब है कि डेटा हाइड होके आ रहा है, एक एल्गोरिथम के थ्रू हमने एनक्रिप्ट कर दिया जिससे कि कोई पढ़ ना सके, हमने ये काम कर दिया है। जब आप एनक्रिप्टेड डेटा लोड बैलेंसर लेगा तो लोड बैलेंसर उस कनेक्शन को यहां ब्रेक कर देता है, वो कहता है ठीक है अब तुम्हारा काम हो गया, तुमने मुझे चिट्ठी दे दी, चिट्ठी एक एनक्रिप्टेड है यानी कि कोड में लिखी गई है ताकि मैं पढ़ ना सकूं, कोई बात नहीं अब तुम चले जाओ। अब लोड बैलेंसर ने सोचा यार ये इसने जो चिट्ठी दी है इसमें इतनी सारे इसने ये कोड वोड लगा दिए, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा, तो आगे जो सर्वर को भेजूंगा इसको भी टाइम लगेगा इसको डिक्रिप्ट करने में, क्योंकि एनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी मैसेज को दूसरी भाषा में लिख देना। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने हेलो को लिख दिया एक अलग कोड देके एक्स वाई और एम एम ए फॉर एग्जाम्पल, एक्स का मतलब जहां पे एच होता है, वाई का मतलब ई होता है, एल का मतलब एम होता है और ओ का मतलब ए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऐसा एल्गोरिथम बना दिया,
तो डिक्रिप्ट करने के लिए भी मुझे वो चीजें पता होनी चाहिए, तब मैं डिक्रिप्ट करके उसका असल बना पाऊंगा कि अच्छा x का मतलब h होता है तो मैं दोबारा h लिखूंगा, अच्छा y का मतलब e था, अच्छा m का मतलब l होता है, अच्छा a का मतलब o था, ओ अच्छा इसने हेलो भेजा है, तो ऐसे मैं पढ़ूंगा। अब ये काम सर्वर ने करना पड़ेगा। तो लोड बैलेंसर बड़ा भला आदमी है, वो कहता है यार उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं एक काम करता हूं, मैं खुद ही डिक्रिप्ट करके उसको भेज देता हूं ताकि वो जल्दी पढ़ ले, उसका टाइम खराब ना हो। तो एसएसएल ऑफलोडिंग, विदाउट एसएसएल ऑफलोडिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है चिट्ठी आपने मुझे दे दी, एनक्रिप्टेड है, मैंने उसको डिक्रिप्ट कर दिया, और यहां आगे जो मेरा ट्रैफिक जाएगा लोड बैलेंसर से आगे बैक एंड पे जो ट्रैफिक जाएगा, यानी यहां से नीचे की तरफ, ये पूरा ट्रैफिक क्या होगा, डिक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा। जो मैसेज जाएंगे वो डिक्रिप्ट जाएंगे, यानी इन सर्वर को सीधा हेलो मैसेज मिलेगा, इनको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, इनको पता चल जाएगा रिक्वेस्ट क्या आई है, यानी उसको डिक्रिप्ट नहीं करना पड़ रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। लेकिन यहां पर कनेक्शन ब्रेक हो गया, यहां पर थोड़ा सा आप ये कह लें कि इस चीज में डिले आ गया। डिले क्यों आ गया, पहले लोड बैलेंसर ने खुद लिया, उसने डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करके उसने सर्वर को दिया, अब सर्वर ने मैसेज पढ़ा, उसने इसको रेस्पॉन्स किया, और रेस्पॉन्स करने के बाद उसने यहां पे भेजा। अब इस पूरी प्रोसेस में ये काम हुआ, लेकिन यहां एक अच्छी चीज ये हो गई कि लोड बैलेंसर से आगे का जो काम था वो फास्ट हुआ। लोड बैलेंसर से आगे सर्वर को डिक्रिप्ट नहीं करना पड़ा, यानी लोड बैलेंसर से नीचे का जो काम है वो जल्दी हो गया, क्योंकि हेलो का मैसेज उसने भी हेलो से दे दिया। तो यहां पर लोड बैलेंसर ने उस काम को किया जिसे हम कहते हैं एसएसएल ऑफलोडिंग, विदाउट एसएसएल ऑफलोडिंग, यानी कि हमने एसएसएल को ऑफलोड नहीं किया, विदाउट एसएसएल ऑफलोडिंग। इसको आप ऐसे समझें कि हमने यहां पर जो आ रहा था डेटा उसको हमने एज इट इज ना रखकर उसको हमने डिक्रिप्ट करके आगे भेजा है, ठीक है। तो हमने एसएसएल की जो लोडिंग है उसको विदाउट कर दिया, ठीक है, उसके बिना भेजा है, हमने उसको डिक्रिप्ट करके भेजा है। तो इसको कहते हैं आप प्रॉक्सी, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर जो है पास थ्रू, पास थ्रू का मतलब क्या है, पास थ्रू का मतलब है क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी, जो भी क्लाइंट से आई, जो भी उसकी आईपी थी, जो भी उसके पोर्ट थे, जिस भी पोर्ट नंबर से वो रिक्वेस्ट आई, लोड बैलेंसर ने उस पर कोई दिमाग नहीं लगाया, उसको एज इट इज पास कर दिया। इसे कहते हैं पास थ्रू। उसने कोई दिमाग नहीं लगाया, वो डिक्रिप्ट था नहीं था, एनक्रिप्ट था, जैसा भी था, जो भी, कोई कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ। यहां पर इसे कहते हैं एसएसएल ऑफलोड, कि कनेक्शन का ब्रेक ना होना। वो कनेक्शन ब्रेक ना होने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर जो क्लाइंट की आईपी है वो प्रिजर्व की जाती है। प्रिजर्व का मतलब क्लाइंट की आईपी इसको भी पता होती है। इस बात को ध्यान से, मेरी बात अगर कंफ्यूजिंग लग रही है वीडियो को दोबारा देखिएगा थोड़ा सा पीछे करके। इसका मतलब यह है, अगर मैं अभी पास थ्रू की बात कर रहा हूं, पास थ्रू के केस में जिस आईपी से रिक्वेस्ट आई है, सपोज इंटरनेट के थ्रू मैंने यानी कि टेक्निकल गुफ्तगू ने एक रिक्वेस्ट करी, तो मेरी आईपी है 1.1.1.1, तो पास थ्रू का मतलब यह है कि वही आईपी मेरे सर्वर तक आएगी, मेरे सर्वर को पता होगा कि रिक्वेस्ट 1.1.1 से आई है। जबकि प्रॉक्सी के केस में ऐसा नहीं होता, प्रॉक्सी हो जाती है। प्रॉक्सी का मतलब आपकी 1.1 तक, यहां तक तो आया 1.1, लेकिन लोड बैलेंसर ने आगे 1.1 को आप तक नहीं भेजा, प्रॉक्सी लगा दी, इसीलिए उसको प्रॉक्सी बोला जाता है। प्रॉक्सी का मतलब जैसे कॉलेज में क्या होता था, यार तू मेरी प्रॉक्सी लगा दियो, यानी मेरी अटेंडेंस कोई और लगा रहा है। ऐसे ही लोड बैलेंसर, अब उसकी आईपी तो उसने यहां खत्म कर दी, उसने कहा ठीक है तुम्हारा काम हो गया तुम जाओ। अब उसने आगे चिट्ठी दी, आपको यह नहीं पता चला असल रिक्वेस्ट कहां से आई थी। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर आपके पास लेके आया है, उसने आपको बताया नहीं कि रिक्वेस्ट 1.1 से आई है। उसने कहा वो मैं देख लूंगा, आप तो बस रिप्लाई दे दो। अब आपने लोड बैलेंसर को रिप्लाई दिया, लोड बैलेंसर को पता था 1.1 से आई है, उसने भेज दिया रिप्लाई, यानी उसने आपसे छिपा के रखा, उसने प्रॉक्सी लगा दी, उसने कहा मैं आपको नहीं बता रहा। ये एक, हालांकि इसमें सिक्योरिटी होती है इसलिए हम ऐसा करते हैं, कोई मजे नहीं ले रहा वो आपसे, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पे लोड बैलेंसर ने प्रॉक्सी लगा दी, ये बात आपको समझ आ गई। फिर पास थ्रू, आप कहते हैं नहीं मुझे प्रॉक्सी वाला काम नहीं चाहिए, मुझे आप मेरे लोड बैलेंसर तक डायरेक्ट जिस आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है मेरे लोड बैलेंसर को भेजो। अब इस केस में क्या होगा, यहां पे कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अब जब इसके पास रिक्वेस्ट आ गई 1.1 से, तो ये कहता है मैं तुम्हारे थ्रू क्यों भेजूं रिप्लाई, सर्वर डायरेक्ट रिप्लाई भेजेगा। ऑलवेज रिमेंबर, पास थ्रू के केस में रिक्वेस्ट तो लोड बैलेंसर के थ्रू आएगी, क्योंकि लोड बैलेंसर ने बैलेंस करना है, सारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, पर उसका रेस्पॉन्स सर्वर जो है वो डायरेक्ट देता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट सर्वर रिक्वेस्ट कहते हैं।
ठीक है, तो यहां पर जो सर्वर जो रेस्पॉन्स करेगा वो डायरेक्टली करेगा उस आईपी पे, क्योंकि आईपी उस तक आई थी, उसको पता है किस आईपी से रिक्वेस्ट आई है। तो पास थ्रू के केस में वो पास कर देता है लोड बैलेंसर को और रिक्वेस्ट को, उसके रेस्पॉन्स को डायरेक्ट भेज देता है। ये बात आपने याद रखनी है। सर्वर रिटर्न, इस टर्म को जो कहा जाता है डायरेक्ट सर्वर रिटर्न कहा जाता है इस काम को, यानी सर्वर डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देता है, उसका रिस्पांस कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है डायरेक्ट सर्वर रिटर्न, जिसको पास थ्रू के अंदर होती है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया। तो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉक्सी लगानी है, आपको प्रॉक्सी के थ्रू काम कराना है, क्योंकि ये सेफ होता है, इसमें डायरेक्ट सर्वर नहीं उस तक अप्रोच कर रहा और डायरेक्ट सर्वर वहां नहीं जा रहा। लेकिन आप पास थ्रू भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लायंसेस होते हैं, कहां पे क्या यूज करना है उसके बेस पे हमें करना होता है। जैसे किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उनकी गवर्नमेंट जहां पर वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे चाइना के अंदर, तो चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि आप मेरे कंट्री से बाहर सर्वर नहीं लगा सकते, तो ऐसे में सारे सर्वर चाइना में लगाने पड़ेंगे। जब सारे सर्वर चाइना में लगाने पड़ेंगे तो लोड बैलेंसर भी कौन सा लेना पड़ेगा, रीजनल लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में सारे सर्वर लगे हुए हैं। पर जिन कंट्रीज में कंप्लायंसेस नहीं है, वहां पे कंट्री कहती है कि ठीक है, कुछ सर्वर इंडिया में लगा दो, कुछ अमेरिका में लगा दो, लोड बैलेंसर लगा दो ग्लोबल वाला, दोनों जगह से लोड बैलेंस हो जाएगा। लेकिन रूल और रेगुलेशन पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें आपने क्या लिया है। फिर आता है जी ट्रैफिक टाइप। ट्रैफिक टाइप के बेस में क्या हो सकता है, अगर आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू आ रही है, एचटीटीपी पोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू या फिर एचटीटीपीएस के थ्रू, तो इस तरह का ट्रैफिक आ रहा है तो उस हिसाब से लोड बैलेंसर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है टीसीपी वाला, तो टीसीपी बेस्ड लोड बैलेंसर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है यूडीपी प्रोटोकॉल वाला, तो यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल लोड बैलेंसर हमारे पास अवेलेबल है। तो वी हैव मल्टीपल लोड बैलेंसर्स, तो यहां पर आप इसके बेस पर भी ले सकते हैं। लास्ट में डीडीओएस। डीडीओएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है ना, ये एक अटैक होता है जो हैकर लगा देते हैं, वायरस के थ्रू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। यानी आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, आपको रिस्पांस क्या आ रहा है, एरर 404 या सर्वर इज नॉट रीचेबल, सर्वर इज नॉट रीचेबल, जबकि सर्वर वहां चालू है। तो ऐसा क्या होता है, हैकर या वायरस के थ्रू या ये सब कुछ केसेस में वो ऐसा कुछ करते हैं कि आपको रिस्पांस कहीं और से आने लगता है। आप सही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लेकिन रिस्पांस हैकर ने बीच में कुछ हैक कर लिया और आपको डिनायल ऑफ सर्विस का रिस्पांस आता है कि आप ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए भी कि हैकर इस तरह के काम ना कर पाए या कोई इंटेंशनली आपके सर्वर को ऐसा ना कर दे कि यूजर्स को वो सर्वर ही रीचेबल ना हो, आपको बिजनेस का लॉस करने के लिए कोई हैकर ऐसा कर दे या कोई कंपनी ऐसा करवा दे, तो ये कहते हैं उसके लिए भी प्रोटेक्शन हमारे पास है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। ये आपको ग्लोबल सर्वर के अंदर मिलती है, इसके अलावा जो रीजनल एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है उसमें मिलती है। दो तरह की लोड बैलेंसर में आपको मिलती है। तो मैंने ये तो बता दिया कि किस किस सिचुएशन के बेस पे लोड बैलेंसर लिए जाते हैं। अब असल कहानी अभी और है, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब मैं आपको वो एक आर्किटेक्चर दिखाता हूं जिसमें मैं ये बताता हूं कि कौन सा लोड बैलेंसर कब लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर बता दूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक इमेज मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा, बड़ी खूबसूरत सी कोशिश करूंगा खूबसूरत बनाऊं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में उसको वैसे ही बनाना, क्योंकि वो मैंने एक मास्टरपीस बनाया। मास्टरपीस में क्यों कह रहा हूं, उस एग्जाम से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उस एक इमेज में मैंने डाल दिए हैं, उसमें सारा मेंशन कर दिया है। सिर्फ उस इमेज को पढ़ते रहिएगा, कॉपी में बना के रखिएगा, सारे इंटरव्यू के और एग्जाम के सवाल निकल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो मैंने वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाया, अब उसको एक्सप्लेन करता हूं जिसमें कि टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं अब वो डिस्कस करते हैं। यार आई थिंक लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है और मैं नहीं चाहता कि एक ही लेक्चर में फिर ऐसा कुछ हो कि कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं इससे आगे के जो टॉपिक्स है वो अगले पार्ट 2 में लेकर आता हूं। तो इसका अभी थ्योरी लोड बैलेंसर इन जीसीपी पार्ट 1 इसको कर देते हैं हम, और इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा अभी जल्दी में, अगले 1-2 दिन में, और वहां टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर और बाकी बात करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बहुत लंबे लेक्चर हो जाए और एक लेक्चर में पचा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगला लेक्चर मैं बना देता हूं, नो नीड टू वरी, अगले दिन 1-2 दिन में आपको आ जाएगा, तो आप वहां से कर लीजिएगा। क्योंकि लंबे लंबे लेक्चर फिर कई बार ये भी कंप्लेंट आती है कि 2-2 ढाई, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। मैं चाहता तो ये चीज 10 मिनट में भी करा सकता था,
इतनी डिटेल में YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। YouTube छोड़ दो, आप सारे पेड प्लेटफॉर्म जितने भी जो 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं ना, वो भी नहीं बताएंगे। नो नीड टू वरी। चलें अब बात को एज यूजुअल किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। और मेरे पास रिक्वेस्ट आई मेरे एक सब्सक्राइबर की कि सर अहमद फराज साहब की एक गजल है, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, तो वो आप सुनाएं एक बार अपनी आवाज में। मोहम्मद अजहर ने ये रिक्वेस्ट करी है कि आपकी वॉइस में फराज का वो शेर सुनना चाहूंगा। तो चलें मोहम्मद अजहर साहब, मैं आपकी ये दरख्वास्त मुझे मिल गई थी कमेंट के हवाले से, तो मैं अब आपको वो गजल सुनाना, सभी को सुनाना चाहता हूं। रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। मतलब पिंदारे मोहब्बत का मतलब है आप अपनी जिस मोहब्बत पे बहुत नाज करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो, पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। एक उम्र से हूं लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूं लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो ये फराज साहब का है और काफ़ी मुकम्मल शेर लिखा करते थे, क्योंकि मुझे याद है इनका एक शेर बहुत फेमस है कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। तो एक शायर जब इस तरह की बात कहता है तो लगता है कि हमारी बात कह दी। चलिए अच्छी बात है, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।